मैं प्लान कर रहा हूँ नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में अपनी जॉब को स्विच करने का, और करंटली मैं SD1 पे था, अभी SD2 प्रमोट हुआ हूँ, बट मैं SD2 का ही रोल देख रहा हूँ दूसरी कंपनी में भी। तो मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है और 6 महीने की इंटर्नशिप, तो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है एज बैकएंड डेवलपर। मैं करंटली स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज पे काम कर रहा हूँ और 2-2.5 साल से इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, बैकएंड पे ही माइक्रो सर्विसेज पे काम है सारा। तो उसके लिए मैं अपना एक स्टडी प्लान बना रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये शेयर भी करूँ अपना स्टडी प्लान आप लोगों के साथ, ताकि अगर आप में से भी कोई बंदा ऐसा है जो, या बंदी ऐसी है जो अपना इस नेक्स्ट 3-4 मंथ के अंदर वो भी स्विच करने का सोच रहे हो, तो वो आप इस स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हो मेरे साथ। और इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी आएंगी जहाँ पे मैं खुद सीख रहा हूँ और साथ में जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं शेयर भी करूँगा आप लोगों के साथ। तो आप सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को इफ़ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अनदर रोल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि SD2 में और SD1 में डिफरेंस क्या है कि SD1 का तो हम लोगों ने प्रिपेयर किया ही था अपने कॉलेज के टाइम पे। DSA पूछते हैं, आपका ओप्स के कॉन्सेप्ट्स पूछ लेते हैं, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूछ लेते हैं, फंडामेंटल्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं। तो SD2 में नया क्या होता है, SD2 के रोल में आपसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि आपको डिज़ाइन करनी भी आती हो चीज़ें। तो सिस्टम डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है SD2 रोल के लिए। तो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर अब जब हम काम कर रहे होते हैं किसी कंपनी में, जैसे मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ लास्ट 2.5 साल से, तो जब आप काम कर रहे होते हो आप मल्टीपल चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप काफ़ी सारे डिज़ाइंस यूज़ करते हो जो कि आपको वैसे उनकी डेफिनेशंस नहीं पता होती, बट आप काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो और डीबगिंग में भी। और आप जब पूरा ओवरऑल एक एंटरप्राइज लेवल का सॉफ्टवेयर जब आप उसको हैंडल कर रहे होते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं जो कि पार्ट ऑफ सिस्टम डिज़ाइन होती हैं, HLD का पार्ट हो या लो लेवल डिज़ाइन का पार्ट हो। बट आपको एज एन एक जो डेफिनेशन वाली चीज़ होती है जो इंटरव्यू में पूछी जाएगी उसका थोड़ा सा पढ़ना होता है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपने नहीं पढ़ी होती या आपने यूज़ भी नहीं की होती, पर आपको एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले DSA तो सेकेंड राउंड, इसमें SD2 में भी पूछते ही हैं DSA, तो DSA तो करना ही करना है। तो बट अब इतना DSA नहीं करना कि भाई तुम DSA में लगे रहो जैसे पहले लगे रहते थे हम कॉलेज टाइम पे। तो इसमें हम DSA में जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं कहीं के भी, वो आप या तो आप लीड कोड पे देख सकते हो या फिर हैकर रैंक पे भी क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट अगर कर रहे हो आप, हैकर रैंक के क्वेश्चंस भी अच्छे हैं। तो अब ये 2 प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ करता हूँ। मैंने ये फर्स्ट अपने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ में भी मैंने ये यूज़ किए थे, तो मैं ये दोनों सेम ही यूज़ करता हूँ। तो इसमें लीड कोड पे ना एक वो है, एक लीड कोड पे वो आता है 125 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर, 125 या 150 क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो वो 150 क्वेश्चंस वाला जो इंटरव्यू वो है, तो ये टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। इस पे रैप हो जाता है नहीं ऐसे। और इसके लिए जो टाइम मैं सोच रहा हूँ अपने लिए जो सोच रहा हूँ, और आपको भी अगर आप SD1 हो ऑलरेडी काम कर रहे हो तो सारा दिन कोड ही लिख रहे होते हैं हम, तो बट ये है कि DSA में भाई याद नहीं रहता कुछ भी, मतलब याद तो क्या, मतलब प्रैक्टिस चली जाती है। इसमें प्रैक्टिस है, मैथ्स की क्वेश्चन है एक तरह से। तो मेरी तो प्रैक्टिस हिली हुई है इनकी। तो मैं तो जो पहले क्वेश्चन ऐसे 10 मिनट में सॉल्व जाते थे उसमें आप आधा पौना घंटा लग रहा है जो मैंने ट्राई किए थे। तो स्टार्टिंग में टाइम लगेगा जब आप काफ़ी टाइम बाद DSA को छेड़ रहे हो दोबारा से, तो शुरू में टाइम लगेगा। बट अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहोगे तो धीरे धीरे वो पुराने वाली जो आपके फील थी DSA सॉल्व करने की वो वापस से आएगी। तो मैं इस पे 1 मंथ सोच के चल रहा हूँ कि 1 मंथ में मैं अपना जो DSA है उसको रिवाइज कर लूँगा। तो आपके लिए भी 1 मंथ इनफ होना चाहिए। तो 1 मंथ इज इनफ फॉर DSA। उसमें हम सारे 150 क्वेश्चन हो गए, और जो कॉन्सेप्ट अगर कोई ऐसे हैं जो नहीं किए थे पहले आपके इंटरव्यू में, जो SD1 के इंटरव्यूज दिए थे कॉलेज टाइम पे, तो वो भी इसमें रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारा सिस्टम डिज़ाइन। तो सिस्टम डिज़ाइन में भी फर्स्ट हम पहले हाई लेवल डिज़ाइन करेंगे। तो काफ़ी सारे ना लोग पहले लो लेवल
पहले लो लेवल डिज़ाइन को करते हैं प्रिपेयर, बट मेरे को लगता है कि हाई लेवल डिज़ाइन पहले प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हाई लेवल यार इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है उसको करने में। तो अगर आप पहले ऐसी चीज़ करो ना जो मज़ेदार है, तो फिर बाद में आपकी वो जो चीज़ है जो जिसमें कम मज़ा आता है, तो पहले वो चीज़ करनी चाहिए, मतलब जो जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर आपका क्या होता है कि आपको बेसिकली ना मशीन में बेसिकली एक सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि अभी आपको ये नहीं सोचना कि आप अंदर ऑब्जेक्ट क्या बनाओगे, कौन सी क्लासेस लिखोगे, वो सब नहीं सोचना। आपको ऊपर ऊपर से सोचना है पहली चीज़ों को कि आप डेटाबेस कौन सा उठाओगे और कौन सा डेटाबेस चूज़ करोगे, कि आप एक नो सीक्वल डेटाबेस यूज़ करोगे या आप एक सीक्वल वाला डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करोगे, या फिर आप उसकी स्केलिंग कैसे करोगे कि कितनी सर्विसेज होंगी, कौन सी सर्विस क्या काम करेगी, फ्रंट एंड में कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ होगा, और फ्रंट एंड के अंदर कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो हम हाई लेवल डिज़ाइन के टाइम पे सोचते हैं, कैशिंग कैसे करेंगे हम चीज़ों को, और लोड बैलेंसर उसमें कौन सा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, उसके अंदर किस टाइप की आपकी जो ऑटो स्केलिंग किस टाइप की आपकी ऑटो स्केलिंग उसमें हम यूज़ करेंगे। तो वो सब चीज़ें हम हाई लेवल के डिज़ाइन के टाइम पे सोचते हैं। करंटली जो मैं काम कर रहा हूँ, तो हाई लेवल डिज़ाइन हमारा बन के आता है, मतलब हाई लेवल डिज़ाइन एक हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो बनाते हैं। तो मल्टीपल कंपनीज में ऐसे होता है कि आपके फीचर्स बनते हैं, पीएम फीचर्स बनाता है, उसके ऊपर जो आर्किटेक्चर टीम होती है वो उसके अंदर आपके डिज़ाइन को हाई लेवल पे थोड़ा सोचते हैं कि इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और उसके बाद जो डिज़ाइन होता है वो एक SD2 या SD1 को मिलता है, जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हमारा जो यूज़ होता है वो आता है आपका लो लेवल डिज़ाइन, तो वो बाद में देखेंगे, पहले हाई लेवल डिज़ाइन को ही कंप्लीट कर लेते हैं। बट फॉर्चुनेटली कि मेरी कंपनी में मेरे को काफ़ी ऐसे फीचर्स मिले हैं जिसके अंदर हाई लेवल डिज़ाइन भी मैंने खुद ही मेरे को मौका मिला कि मैं खुद ही करूं, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है ये टॉपिक, एंड मैंने काफ़ी डीपली इस चीज़ को समझा है कि मैंने डेवऑप्स टीम के साथ भी काम किया है, तो मेरे को स्केलिंग वाला काम और वो सब चीज़ें भी काफ़ी पहले से उसमें एक्सपीरियंस है। तो यार अगर आप भी जिस भी कंपनी में काम करते हो, तो आप ये चीज़ देखा करो कि ओवरऑल जो सिस्टम है वो काम कैसे कर रहा है। सिर्फ ये नहीं कि आपको एक मल्टीपल कंपनीज में, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स में ऐसा होता है कि आपका माइक्रो सर्विसेज के अंदर अलग अलग सर्विसेज होती हैं, और हर छोटी टीम्स को एक एक सर्विस पे एक वो होता है कि हर सर्विस पे आप किसी एक सर्विस पे आपको टास्क मिल रहा है, तो आप उसी पे काम करे जा रहे हो 6 महीने से, उस पे मतलब हो जाता है आपका 8-9 महीने का कोई फीचर है एक सर्विस के अंदर। बट आपको बाकी चीज़ें जो चल रही हैं पूरे सिस्टम में उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको ओवरऑल डिज़ाइन समझ आए कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन, जो मतलब बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं 12 साल से 10 साल से बना रहे हैं वो लोग उस प्रोडक्ट को, तो उसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं ऑलरेडी, तो आप उसको डीपली समझना स्टार्ट करो। और बाकी टीम्स जो कंपनी में हैं, जो डेवऑप्स टीम होती है या फिर फ्रंट एंड टीम होती है, तो उनसे इंटरेक्ट करके आप उनके साइड से भी डिज़ाइन को समझ सकते हो। तो हाई लेवल इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, और इसमें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको कोई भी परफॉर्मेंस का कोई इशू मिलता है कि आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो आपको काफ़ी वो एक अच्छी स्टडी हो जाती है आपके लिए, जिसमें आप हाई लेवल को अच्छे से स्टडी कर पाते हो। तो इसमें मेरे को आई थिंक मैं 10 डेज नहीं, आई थिंक 15 डेज का टाइम लेके चल रहा हूँ। तो इसके अंदर भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, और इसमें यूट्यूब से ही पढ़ेंगे इसको हम। तो यूट्यूब पे जो इसकी वीडियोज़ हैं, और इस पे ना हम जो क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रिपेयर करेंगे, और देन हम स्टार्ट करेंगे अपना लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन आप ऐसे, आपने बता दिया कि भाई मेरे को गाड़ी इस टाइप की चाहिए, कि भाई इसमें ये होना चाहिए, सनरूफ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब आपको डिज़ाइन मिल गया, आपको एक कार डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बना के दे दिया ऊपर से कि इतने टायर होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये इतनी स्पीड होनी चाहिए, इंजन ऐसा होना चाहिए। अब आपको उसको डिज़ाइन तो आपको मिल गया हाई लेवल पे, आपको उसको जब बनाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप टायर कौन सी कंपनी के लगाओगे, उसमें रबड़ कौन सा लगेगा, कैसा लगेगा, आपका स्टीयरिंग कैसा होगा, सीट कवर कैसे होंगे। तो जब लो लेवल पे आप घुसते हो तो आपको इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर आप ये डिज़ाइन करते हो कि क्लासेस कैसे बनेंगी। बेसिकली ऊप्स होता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज होते हैं सारे, तो ऊप्स डिज़ाइन पैटर्न्स इसमें यूज होते हैं।
और आपके अगर आपने ऊप्स पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा ऑलरेडी। तो इसमें कि हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे तो कौन सा हम उसके अंदर इंटरफेस यूज़ करेंगे, हम JPL यूज़ करेंगे या हम JDBC टेम्पलेट लिखेंगे अपनी बैठ के। तो ये सब चीज़ें जो आपकी एक्चुअल जब हम बनाने बैठेंगे सॉफ्टवेयर को तो उसमें जो यूज़ होती हैं हम उसको इसमें लो लेवल डिज़ाइन में पढ़ते हैं कि फाइनली अब जब कोड लिखने बैठ गए हो तुम तो अब लिखो कोड, उन्होंने तुम ना ही दे दिया हाई लेवल पर डिज़ाइन। कोड अब तुम लिखना है तो तुम्हें क्लास बनानी है, ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, आपको वही जो बेसिक स्टफ है वो बनाना है, तो उसकी भी डिजाइनिंग करनी पड़ती है आपको एक पहले से। आपको इसमें डायग्राम बनाने पड़ते हैं, UML डायग्राम्स बनते हैं, क्लासेस की आपस में रिलेशनशिप्स कैसे बनेगी, वो सब चीज़ें आपको बना के दिखानी पड़ती हैं। वो फिर अप्रूव होते हैं, उसके बाद आप उसको लेके चलते हो। ये नहीं कि आप लिखने बैठ गए और बाद में पता चला ये नहीं चल रहा वो नहीं चला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कंपनी में पहले से सॉफ्टवेयर बना होता है, आपको उसके अंदर उसको एक्सटेंड करना होता है। बट काफ़ी बार नई चीज़ें भी लिखनी पड़ जाती हैं जो कम्प्लीटली स्क्रैच से आप लिखते हो, तो उसमें आपके पास काफ़ी फ्रीडम होती है डिज़ाइन की। बट अगर कोई एक्चुअल पहले से सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं या उसको एक्सटेंड करना है, कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो उसमें आपको करंट डिज़ाइन को भी समझना पड़ता है कि उसके हिसाब से जो डिज़ाइन पहले फॉलो हो रहा है आप उसको ही आगे फॉलो करो। तो इसमें भी हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे और डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ेंगे इसमें हम थोड़े। बाकी जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते। हाई लेवल डिज़ाइन पकड़ लो, आप लो लेवल डिज़ाइन पकड़ लो, आप DSA पकड़ लो, अगर आप बैठ जाओ ना पढ़ने तो आपको 6-6 महीने लगा सकते हो आप एक टॉपिक पे, ज़्यादा भी लगा सकते हो, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो ख़त्म ही नहीं होंगी, आप पढ़ते चले जाओगे। बट आपको इंटरव्यू के लिए इसलिए थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, डिटेल में नहीं ज़्यादा जाना, मतलब डिटेल में जाना भी है पर इतना भी नहीं जाना कि आपका काफ़ी टाइम उस पर वेस्ट हो जाए। तो लो लेवल डिज़ाइन पे भी मैं 15 डेज लेके चल रहा हूँ कि आपके नेक्स्ट, मतलब अभी चल रहा है आपका जून स्टार्ट हो गया, तो जुलाई और अगस्त के एंड तक ये DSA हाई लेवल डिज़ाइन लो लेवल डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगस्त के बाद से आप इंटरव्यूज देने शुरू कर सकते हो अपने, अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हो। उसके बाद अब आपको जो कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, OS आपका है, आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क है, वो तो भाई आपसे हर जगह ही पूछते हैं, तो उसका एक आधा क्वेश्चन अभी भी पूछ लेगा कोई ना कोई। OS हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, DBMS के जो होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन होते हैं छोटे मोटे, वो आपके पूछ ले। इसके लिए तो भाई गीक्स और गीक्स बहुत बढ़िया है। मैंने ना अपने कॉलेज इंटरव्यूज़ के टाइम पे वो गीक्स और गीक के टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के, मैंने वो प्रिंट आउट लेके रख लिए थे और अपने पास ऐसे रखता था उसको साथ हमेशा। इवन इन द इंटरव्यूज़ मैं अपने साथ रखता था उसको कि भाई एक शीट होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है आप उससे पहले उनको ब्रश अप कर सकते हो, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आपको एक बार बस टर्म्स को पढ़ लो, आपको ऑलरेडी चीज़ें पता होती हैं, पर इंटरव्यू में आप कई बार ना वो एग्जैक्ट टर्म जो इंटरव्यूअर सोच रहा होता है कि भाई ये बोलेगा तो इसको रखूंगा, नहीं तो इसको नहीं रखूंगा, वो टर्म भूल जाते हो आप। तो इस वजह से काफ़ी बार इंटरव्यू में बंदा रह जाता है, क्योंकि उसको एग्जैक्ट वो टर्म्स नहीं पता होती जो उसको एक्सप्लेन करनी है, चीज़ें उसको पता होती हैं। तो इसमें लगा लो आप 1 वीक का टाइम, 5 डेज बहुत हैं। 5 डेज अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा रिवाइज, ये क्योंकि पहले काफ़ी 1000 करोड़ बार पढ़ा हुआ है। तो यार ये मेरा हो गया टाइम 1 मंथ 2 मंथ 25 दिन, और अब बचे हैं 5 दिन। तो 5 दिन में ना यार कई कंपनीज ना बिहेवियर वाले क्वेश्चन पूछती हैं कि आपके, या स्टार मेथड वाले कि आपने, जिसमें आपको स्टार मेथड यूज़ करना पड़ता है कि आपने भाई क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी अपनी कंपनी में, मतलब फेस करी थी, जिसका आपने क्या सोल्यूशन दिया। तो वो चीज़ें हैं, वो भी पढ़ना ज़रूरी है। और हाँ, एक आपके प्रोजेक्ट्स तो मैं भूल ही गया, प्रोजेक्ट्स भी पढ़ने हैं भाई, जो भी करंट कंपनी बना रहे हो ना प्रोजेक्ट्स, तो उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, जो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करने में 3-4 दिन का टाइम इसमें लग जाएगा, कि आप उसकी एक छोटी वो बना लो डिस्क्रिप्शन टाइप कि ये आपने किया था, बुलेट पॉइंट्स टाइप बना लो। और आपको याद अगर नहीं है तो अपना जाके पुराना चेंजेस जो आपने करे थे वो देख सकते हो आप। और फीचर डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपकी हर कंपनी में, तो आप वो जो फीचर आपने बनाया था उसके डॉक्यूमेंट से पढ़ के कि आपने क्या उसमें इम्प्लीमेंट किया था, और आपने कितनी चीज़ें जो होते हैं ना, एक की मैट्रिक्स होती हैं हमारे पास कि मैंने इस चीज़ को इतने % बढ़ा दिया था, मैंने यहाँ पे टाइम इतना रिड्यूस कर दिया, मैंने 2 सर्विसेज के बीच में चैटिनेस कम कर दी, या फिर मैंने ये कुछ इंप्रूव किया। वो आपके की पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपने रिज्यूमे में मेंशन करने होते हैं।
उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने लिख दिया, आपको पता नहीं कि क्या कैसे था आपने, तो वो चीज़ें आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होनी चाहिए। कॉलेज टाइम में होता था हमारे पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट होता था कि हमें इतना लीनियंटली नहीं, थोड़ा लीनियंट हो जाता था इंटरव्यूअर कि भाई चलो ठीक है तुम्हें नहीं याद, बट अगर आप SD2 रोल के लिए जाओगे तो जितने मैंने देखा है, जितना मैंने लोगों से बात करी है रेडिट पे और यहाँ सब पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है अब 2024 में। प्रोजेक्ट्स आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा डिमांड थी और सप्लाई भी काफ़ी थी, बट डिमांड बहुत ज़्यादा आई थी डेवलपर्स की, तो मिल रहे थे मुंह मांगे पैकेजेस। अभी थोड़ा मार्केट टाइट है, तो इसमें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है तो आप बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे इंटरव्यूज़ में। तो यार ये 3 मंथ्स का मैंने प्लान करा है, जो कि मैं स्टार्ट करूंगा इस चैनल पे, और हम DSA से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने डिज़ाइन भी स्टार्ट कर दिया था बनाना, मैंने पढ़ना, बट अब मैं सोच रहा हूँ प्रॉपरली इसको एक तरीके से पढ़ें। तो हम DSA से स्टार्ट करेंगे कल से, और कल से करें आज से करें पता नहीं, आज से ही कर लेते हैं, ये तो देखता हूँ मैं अभी क्या यार। एक तो ये भी होता है ना, आपके जब आप कंपनी में काम कर रहे हो आपके पास सिर्फ वीकेंड्स होते हैं, आपके पास नॉर्मल डेज पे तो कंपनी का ही काम, अपनी जो करंट में आप काम कर रहे हो उसका इतना काम दे देते हो। तो इसमें भी एक ट्रिक है कि आप अपनी कंपनी का काम ना, कंपनी में जितना टाइम आपके पास है उससे कम टाइम में उसको कंप्लीट कर लो, और वहाँ से जल्दी जल्दी कराओ और घर आगे पढ़ो, और वीकेंड्स को अच्छी तरह यूज़ करो। तो ये एक वो है। और पर एक और इसमें ट्रिक आप ये यूज़ कर सकते हो कि आप कंपनी में जो आपका टास्क जब आपको असाइन होते हैं, आपको टिकट्स असाइन हो की हैं कस्टमर की, या फिर आपको फीचर असाइन है जिसमें स्टोरी पॉइंट्स आपको एस्टिमेट करने होते हैं, तो आपने अगर 8 दिन का एस्टिमेट बनाया किसी चीज़ को कंप्लीट करने का, किसी टास्क को, तो वो आप ऐसे लेके चलो कि रियलिस्टिक आपका एस्टिमेशन हो कि 8 दिन में वो हो जाएगा, और ट्राई करो उसको जल्दी जल्दी करने का अपने लिए कि आप उसको 5-6 दिन में कंप्लीट कर लो उस चीज़ को। बट उसको धीरे धीरे PRs को अपने को रेज करो कंपनी में, क्योंकि आराम से अगर आप करोगे तो आपके पास ऐसे प्रेशर नहीं आएगा। कुछ चीज़ों को पहले करके रख लो, बट उनको आप सबमिट जब आप करते हो तो उसको थोड़ा आराम से करो, तो आपको ऐसे प्रेशर नहीं फील होगा। मतलब उसमें ही कुछ वो गलत बात नहीं है, आप कंपनी का टाइम उसमें अच्छे से यूटिलाइज ही कर रहे हो, तो वहाँ आप टाइम बचा सकते हो। सेकंड चीज़ आप ये है कि आप वीकेंड्स को अच्छी तरह यूज़ करो, पूरा प्रॉपरली उसको यूज़ करो। और हाँ यार, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जो आपके डिज़ाइन के लिए ना, जो ये हम यूज़ कर सकते हैं कि उबर डिज़ाइन का ब्लॉग होता है, उनका ना ब्लॉग है एक, उबर इंजीनियरिंग ब्लॉग, हाँ ये वाला, ये यार बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। इसको अगर आप देखो ना, तो डिज़ाइन के लिए ना आप फ्री टाइम में, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, तो आप ये ब्लॉग पढ़ सकते हो। ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा है। आई थिंक नेटफ्लिक्स और अमेजोन वगैरह भी बनाते हैं, बट मेरे को इनका काफ़ी अच्छा, नेटफ्लिक्स का भी अच्छा लगता है जावा वालों का ना। तो नेटफ्लिक्स इंजीनियरिंग ब्लॉग इनका है, ये मैंने खोला हुआ है काफ़ी बार। तो इसमें माइक्रो सर्विसेज से रिलेटेड इन्होंने ना काफ़ी बढ़िया अपने ब्लॉग्स लिखे होते हैं। आपकी कंपनी में इतनी खतरनाक चीज़ें यूज़ नहीं होती होंगी, इतनी एडवांस, इतनी मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बट आप इसको अगर ध्यान से पढ़ने बैठे तो आपको धीरे धीरे कुछ चीज़ें अच्छी खासी चीज़ें समझ आ जाएंगी। पर ये भी है कि आप ओवरवेल्म ना हो जाओ पढ़ के कि भाई मेरे को तो पता ही कुछ नहीं है, ये तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे आप जब देखोगे चीज़ों को तो वो समझ आने लग जाएंगी। तो यार ये सब हम पढ़ेंगे, इसको भी देखेंगे। तो आप अभी ये जो स्टडी प्लान है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अगर आपको, मैं इसको एक्सेल शीट को डाल भी दूंगा नीचे, बट आप फॉलो कर सकते हो मेरे इस चैनल को, साथ साथ हम इसको पढ़ेंगे। और बस ठीक है यार, फिर देखते हैं 3 मंथ्स में स्विच कर पाते हैं या 4 मंथ लगेंगे, क्या पता साल लग जाए। क्योंकि मार्केट बड़ी टाइट है भाई, अभी वो टाइम नहीं है 2021 वाला जो टाइम था ना कि भाई डेवलपर्स की चांदी थी, वो टाइम नहीं है अभी थोड़ी मार्केट चली हुई है डेवलपर्स के लिए। पहले तो AI वाला सीन चला हुआ था कि AI आ गई है, अब तो भाई डेवलपर्स की जॉब चली जाएगी, तो वो तो सीन खत्म हो गया, वो तो पता लग गया, हमें भी पता लग गया और लोगों को भी पता लग गया कि भाई कुछ नहीं होने वाला। कि इतना नहीं होने वाला, इतना लोग सोच रहे थे कि AI ये कर देगी वो कर देगी। तो AI अभी काफ़ी डिसेंटली, काफ़ी मतलब नॉर्मल स्टेज पे ही है, अभी इतना कुछ खास है नहीं, बट बाद में मे बी काफ़ी अच्छी हो जाए। बट आई डोंट थिंक कि एक ह्यूमन माइंड जो चाहिए होता है हर जगह, वो
अभी भी चाहिए होगा और बाद में हमेशा चाहिए होगा, मैं ये मानता हूँ। बट आपकी जो हेल्प है वो काफ़ी कर देती है, क्योंकि जो काम पहले मेरे को करने में आई थिंक हफ्ता लगता था, वो मैं 2-3 दिन में निपटा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो मेरा बॉयलर प्लेट कोड होता है वो AI से लिखवाता हूँ मैं। और कुछ भी मेरे को चेंजेस करने हैं ना, जैसे पूरी क्लास में कोई चीज़ चेंज करनी है या कुछ मेरे को डॉक लिखना है, उसके ऊपर हम कमेंट्स डालने हैं, वो सब काम सारा AI कर देती है। मेरी PR के अंदर डिस्क्रिप्शन डालना है वो AI कर देती है। तो सारा फालतू का काम ना जो डेवलपर करने से कतराते थे, वो काम हम AI से करा सकते हैं। तो अच्छा खासा नौकर मिला हुआ है, बड़ी बढ़िया भाई काम करने के लिए, और क्या चाहिए। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।